अबे फोन पे ही लगा रहेगा तो शर्मा जी के घर की लाइटें कब ठीक करेगा? बात कर। सर कर रहा हूँ चेक, पूरे मोहल्ले की लाइटें आ गई, हमारे घर की नहीं आ रही। बस पता नहीं ये लाइट चालू ही नहीं हो रही है सर। अच्छा तो अब क्या सर? पापा, हाँ बोल। मेरा एसएससी एग्जाम क्लियर हो गया। अरे टीटू छोड़ दे, दिए बहुत है। ये दियो से घर कैसे रोशन हो जाएगा सर? बेटे ने अड्डा 24/7 ज्वाइन किया और एसएससी एग्जाम क्लियर किया है। जब बच्चे तरक्की करते हैं ना तो घर अपने आप रोशन हो जाता है। लीजिए, हो गया घर रोशन। अरे वाह। अड्डा 24/7 की एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी और क्वालिटी एजुकेशन से आप तैयार होते हैं बैंकिंग, टीचिंग, एसएससी जैसे अनेक कम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए और एक अच्छा करियर बनाने के लिए। अड्डा 24/7 जॉब है तो रॉब है। नमस्कार बच्चा पार्टी, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार एसएससी अड्डा 24/7 पर। और देखिए दोस्तों, दोपहर के 3 बज चुके हैं और आपके अपने लॉर्ड रिपन सर लाइव आ चुके हैं विथ लॉर्ड रिपन। तो देखो दोस्तों, हमारे पीछे ये जो तस्वीर देख रहे हो आप, एक तरफ बाएं हाथ में बूढ़े की और एक तरफ दाएं हाथ में थोड़ा सा अधेड़ यानी कि जवान की। ये कोई और नहीं, ये लॉर्ड रिपन है, फादर ऑफ सेल्फ गवर्नेंस इन इंडिया या फादर ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। और दोस्तों, आज के इस सेशन के माध्यम से हम लोग बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं, बहुत सारी चीजें जानने वाले हैं। लेकिन इससे पहले कि आज के सेशन को हम लोग करें शुरू, आप में से जिसने भी अड्डा ऐप को डाउनलोड नहीं किया है उसके लिए हमने कमेंट सेक्शन में पहली लिंक रखवा दी है। फटाफट क्लिक करके अड्डा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। और जो इस वीडियो को रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में देख रहे हैं उनके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके ऐप को डाउनलोड करने की लिंक भी हमने रखवा दी है। तो बाबू क्लिक करके ऐप डाउनलोड करके मोबाइल नंबर डाल के ईमेल आईडी डाल के रजिस्टर करना मत भूलना। और जिन जिन को मेरे से थ्योरी पढ़नी है कि सर 180 घंटे का बाकायदे जीके जीएस आप पूरा पढ़ा दीजिए, तो थ्योरी प्लस एमसीक्यूज जो मैंने कवर किया है वो समाधान बैच में कवर किया है। दोस्तों, आपके लिए कूपन कोड है Y263, समाधान बैच में इनरोल करिए और Y263 कूपन कोड के माध्यम से आप आराम से इस कोर्स के माध्यम से पढ़ाई कर सकते हैं। सबसे पहले मुद्र राक्षस। मुद्र राक्षस एक ऐसी किताब है जिसको लिखा है विशाख दत्त ने। बहरहाल विशाख दत्त की एक और किताब है जिसके बारे में चर्चा की जाती है, नाम है उसका देवी चंद्रगुप्तम। तो मुद्र राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम ये दोनों किताबें विशाख दत्त की लिखी हुई हैं। मुद्र राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मौर्य सम्राट बनने की कहानी एवं धनानंद को हराए जाने की कहानी है। देवी चंद्रगुप्तम में विक्रमादित्य के नाम से मशहूर सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय की कहानी है। राजतरंगिनी जो कश्मीर का इतिहास बताती है और ये संस्कृत की एक किताब है। इसे लिखने वाले लेखक का नाम है कल्हण। हालांकि इन्हीं के समकालीन एक और लेखक हुए हैं बिल्हण, और बिल्हण द्वारा भी एक किताब लिखी गई है, उसका भी नाम आप सभी को बताना है। कथा सरिता सागर को लिखा है शिव जी के बड़े भक्त सोमदेव ने। कामसूत्र को लिखा है वात्सायन ने। उसके अलावा प्रशोन्नतर मल्लिका इसको लिखा है अमोघ वर्ष ने। अगर हम बात करें स्वप्न वसदत्तम, तो स्वप्न वसदत्तम को लिखा है भास ने। बुद्धचरित और बुद्धचरित के साथ साथ एक और किताब है जिसका नाम है सौंदरानंद। ये दोनों की दोनों किताबों को लिखने का श्रेय अश्वघोष को जाता है। और याद रखिए नाट्य शास्त्र जिसमें डांस के बारे में पूरा उल्लेख है, उसको लिखने का श्रेय जाता है भरत मुनि को। इसके अलावा दूसरी बात, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, रघुवंशम, ये कालिदास की लिखी हुई रचनाएं हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, कालिदास ने इसके अलावा 4 और रचनाएं लिखी हैं, जिनमें से एक है मेघदूत। मेघदूत के अलावा है जिसे कहते हैं मालविकाग्नि मित्र, मालविकाग्नि मित्र। और मालविकाग्नि मित्र के अलावा कुमार संभवम या कुमार संभव, और इसके अलावा ऋतु संहार। तो इस तरह से 7 रचनाएं कालिदास की लिखी हुई हैं, जिसमें से मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्नि मित्रम, कुमार संभवम, विक्रमोर्वशीयम, रघुवंश महाकाव्यम और ऋतु संहारम, ये कालिदास द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं। और कालिदास कहाँ रहा करते थे दोस्तों? तो याद रखिएगा, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहा करते थे, उनके नवरत्नों में से एक थे। अमरकोश को लिखने वाले
अमर सिंह हैं। पंच सिद्धांतिका को लिखने वाले वराह मिहिर हैं, इन्होंने ही वृहत संहिता भी लिखी है। सूर्य सिद्धांतिका और आर्यभट्टियम, इन दोनों को लिखा है आर्यभट्ट ने। पंचतंत्र और नीतिसार, इसे लिखा है दोस्तों विष्णु शर्मा। हालांकि नीतिसार जो है, नीतिसार को लिखने का श्रेय जो है वो जाता है कमंदक को। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो ऐहोल प्रशस्ति को रविकीर्ति ने लिखवाया था। रविकीर्ति पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि हुआ करते थे, तो पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि के रूप में रविकीर्त ने काम किया था। इंडिका नाम की किताब लिखी है मेगास्थनीज ने। सेल्यूकस निकेटर के दरबारी दूत के रूप में यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया और सेल्यूकस निकेटर की तरफ से एक आधिकारिक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर इसने काम किया। जब हम चर्चा करते हैं अर्थशास्त्र की, तो अर्थशास्त्र को लिखने का श्रेय कौटिल्य को जाता है। चरक संहिता की बात करें तो चरक को जाता है लिखने का श्रेय, और लीलावती की बात करें तो लीलावती को लिखा है भास्कर द्वितीय ने। हर्षचरित, कादंबरी, नागनंद और रत्नावली, हालांकि इसमें ऊपर की जो दो किताबें हैं हर्षचरित और कादंबरी, हर्षचरित और कादंबरी को लिखने का श्रेय बाणभट्ट का है, ये बात आप याद रखिएगा। तो बाणभट्ट ने जो किताबें लिखी हैं वो ऊपर की दो हैं, हर्षचरित और कादंबरी। नागनंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, ये जो तीनों किताबें हैं इन्हें लिखने का श्रेय जाता है दोस्तों सम्राट हर्षवर्धन को। तो सम्राट हर्षवर्धन ने ये तीन किताबें लिखी हैं, नागनंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, ये पूछे जाते हैं परीक्षा में। तो इस तरह से ये महत्वपूर्ण किताबें हैं जिनके बारे में जिक्र किया जाता है। इसके अलावा गाथा सप्तशती, गाथा सप्तशती की रचना हाल ने की है, और हाल सातवाहन राजवंश के राजा हुआ करते थे। पणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की है। महाभाष्य की रचना पतंजलि ने की है। और उसके अलावा अगर बात की जाए निषाद चरित्र की, तो निषाद चरित्र की रचना श्रीहर्ष ने की है। मृच्छकटिक की रचना की है शूद्रक ने। गीत गोविंद की रचना की है जयदेव ने, और नवरत्न को लिखा है वीरसेन ने। इस तरह से ये जो अलग अलग व्यक्ति हैं इन्होंने अलग अलग किताबों की रचना की है। चलिए कुछ प्रश्नों के माध्यम से सीखते हैं। हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक कौन सा है? दोस्तों, सम्राट हर्षवर्धन जिन्होंने राजधानी को कन्नौज बनाया था, उनके द्वारा रचित नाटक कौन सा है? नागनंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। सभी के सभी इसके सही उत्तरों के रूप में हो जाएंगे, क्योंकि नागनंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका इन तीनों को लिखा है हर्षवर्धन ने, सम्राट हर्षवर्धन। आगे चलते हैं दोस्तों, एक और प्रश्न आता है, हर्षचरित के लेखक कौन थे? तो देखिए, हर्षचरित के लेखक हुआ करते थे बाणभट्ट, और बाणभट्ट ने लिखी है कादंबरी। तो एक किताब कादंबरी और दूसरी हर्षचरित, ये दोनों लिखने का श्रेय बाणभट्ट को है। कादंबरी हर्ष की पत्नी थी, हर्ष की पटरानी, यानी कि हर्ष की जो मुख्य रानी के तौर पर थी, उनका नाम था कादंबरी। आगे चले, हरिसेन ने जो लिखवाया है उसे कहते हैं प्रयाग प्रशस्ति। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि के रूप में हरिसेन हुआ करते थे। प्रयाग प्रशस्ति इन्होंने लिखवाई। अमर सिंह ने जो किताब लिखी है उसका नाम है अमर कोश। तो ये अमर सिंह द्वारा लिखी हुई किताब है अमर कोश, और कालिदास की 7 रचनाओं का जिक्र तो हमने कर ही दिया। एक महान रोमानी नाटक, ऑथर ऑफ द ग्रेट रोमांटिक प्ले कादंबरी, तो कादंबरी को लिखने का श्रेय बाणभट्ट को जाता है। और जैसा कि मैंने कहा, कादंबरी सम्राट हर्षवर्धन की पत्नी हुआ करती थी। पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? क्रिएटर ऑफ पंचतंत्र। अब देखिए दोस्तों, वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि की बात करें तो महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की है। यदि वेद व्यास जी की चर्चा करें तो इन्होंने महाभारत की रचना की है, और महाभारत का पुराना नाम हुआ करता था जय संहिता। तो जय संहिता के नाम से महाभारत को जाना जाता था। तुलसीदास जी ने रचना की है रामचरितमानस की, और रामचरितमानस के बारे में हम चर्चा करते हुए हमेशा ये कहते हैं कि जब अकबर के शासनकाल के दौरान तुलसीदास जी रामचरितमानस की रचना कर रहे थे, उस समय पर अकबर ने भी तुलसीदास जी को बुलाया था अपने दरबार में, और तब तुलसीदास जी ने कहा था कि मनसबदारी मुझे नहीं चाहिए, हम चाकर रघुवीर के पटों लिखों दरबार, अब तुलसी का हुई हैं नर के मनसबदार। तो देखिए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा विष्णु शर्मा। गुप्त काल के दौरान विष्णु शर्मा ने
पंचतंत्र की रचना की है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो एक नया प्रश्न हमारे सामने आता है। नया है कि पुस्तक है कथा सरिता सागर। कथा सरिता सागर को किसने लिखा है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है कथा सरिता सागर को लिखने वाले हैं सोमदेव। सोमदेव शैव धर्म के उपासक हुआ करते थे और सोमदेव ने कथा सरिता सागर को लिखा। सोमेश्वर थे सम्राट पृथ्वीराज चौहान के पिता और कल्हण ने जिस किताब को लिखा है उसका नाम है राज तरंगिनी। राज तरंगिनी किसके बारे में बताती है? तो दोस्तों याद रखिएगा, यह संस्कृत की एक किताब है जो बताती है कश्मीर के इतिहास के बारे में। तो कश्मीर का इतिहास कहाँ वर्णित है? कश्मीर का इतिहास वर्णित है इस संस्कृत की रचित किताब में जिसका जिक्र कल्हण ने किया। आगे चलते हैं। अगली चर्चा है विक्रमांक देवचरित के लेखक कौन है? और विक्रमांक देवचरित के लेखक हुआ करते थे विल्हण। देखिए, कल्हण के समय पे समकालीन उस समय उत्पल वंश, कारकोट वंश, लोहार वंश, इन सब की स्थापनाएं हुई थी। और आप सभी जानते हैं कि कारकोट डायनेस्टी के एक बहुत फेमस राजा हुआ करते थे जिनका नाम था सम्राट ललितादित्य मुक्तपीड। आप लोगों ने नाम सुना होगा, सम्राट ललितादित्य मुक्तपीड कमाल के व्यक्तित्व हुआ करते थे। बहरहाल यहाँ पर तो मैंने आपको बता दिया विक्रमांक देवचरित किसकी रचना है। तो विक्रमांक देवचरित ये विल्हण की रचना है। इनका नाम विल्हण नहीं, इनका नाम बिल्हण है। तो कल्हण और बिल्हण ये नाम जरूर याद रखिएगा। आगे चलते हैं। नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन है? तो नाट्यशास्त्र के रचयिता हुआ करते थे भरत मुनि। आगे चलते हैं तो एक और क्वेश्चन है, कामसूत्र के लेखक कौन है? और कामसूत्र के लेखक के बारे में भी हमने चर्चा की कि कामसूत्र के लेखक हुआ करते थे वात्सायन। एक क्वेश्चन है हमारे सामने और उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? मृच्छकटिकम। जब मृच्छकटिक की बात होती है, मृच्छकटिकम इसके ऑथर कौन है? किन्होंने मृच्छकटिकम किताब की रचना की है? और इसका सही आंसर है कि शूद्रक ने मृच्छकटिकम को लिखा है। आगे बढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि 10 कुमार चरित अथवा 10 राजकुमारों की कथाएं नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो 10 कुमार चरित अथवा 10 राजकुमारों की कथाएं लिखी गई हैं दंडी द्वारा। दंडी संस्कृत के बहुत महान व्यक्तित्व हुआ करते थे और दंडी ने ये 10 कुमार चरित अथवा 10 राजकुमारों की कथाएं नामक ग्रंथ को लिखा है। हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना किसने की थी जिसके कारण उसको हिस्ट्री का पिता कहा जाता है? और इसका सही आंसर है दोस्तों हेरोडोटस। हेरोडोटस को कहा जाता है फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का जनक। और ये इसीलिए क्योंकि इसमें उन्होंने इतिहास की मूल बातों को समझाया। तो हिस्टोरिका नाम की पुस्तक इतिहास के जनक हेरोडोटस द्वारा लिखी गई है। और हिस्ट्री की बात जब भी हम करते हैं ये कमाल का सब्जेक्ट होता है क्योंकि इसमें HI अलग है और STORY अलग है। ही को अगर हटा दें तो स्टोरी बचता है और स्टोरी कमाल की चीज़ होती है। अगली चर्चा है हमारे सामने, इंडिका नामक किताब किसने लिखी? तो दोस्तों मेगास्थनीज ने इंडिका नामक किताब लिखी है। इत्सिंग नामक तो कोई व्यक्ति था नहीं, हेन सॉन्ग हुआ करता था। मेगास्थनीज की तो चलिए इंडिका किताब है। चाणक्य की आप सभी जानते हैं, चाणक्य की किताब का नाम है अर्थशास्त्र। और फिर आता है फाहियान। फाहियान जब भारत आया उस समय पर चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन हुआ करता था और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान फाहियान ने भारत में एक किताब लिखी है फोको की। फोको की FWOKWOKI, फोको की, यह किताब फाहियान द्वारा लिखी गई है। फाहियान की यात्रा का पूरा विवरण फाहियान की लिखी हुई इस किताब फोको की में मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर के एक और प्रश्न हमारे सामने आएगा, उसका भी उत्तर देखना है। अर्थशास्त्र की रचना किसने की? तो इसका सही आंसर है चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी। आगे चले, देखो दोस्तों क्वेश्चन आता है मुद्र राक्षस के लेखक कौन है? बता ही दिया है कि मुद्र राक्षस के लेखक हैं विशाखदत्त। और विशाखदत्त की एक और किताब है जिसका मैंने जिक्र किया, देवी चंद्रगुप्तम। एक बात याद रखिएगा, चंद्रगुप्त के बारे में जब हम चर्चा करते हैं, वैसे तो गुप्त वंश में चंद्रगुप्त को रियल फाउंडर माना जाता है, लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय थे जिन्हें विक्रमादित्य की उपाधि भी दी गई है। तो ये बात याद रखिएगा कि विक्रमादित्य कौन है? तो वो चंद्रगुप्त सेकंड है। और विशाखदत्त ने जो देवी चंद्रगुप्तम लिखी है वो चंद्रगुप्त द्वितीय अथवा विक्रमादित्य के ऊपर ही किताब लिखी है। तो ये हमारे लिए जरूरी हो जाता है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं हम, तो आगे बढ़ करके अगले प्रश्न पर, अष्टाध्यायी को किसने लिखा है? और दोस्तों अष्टाध्यायी को लिखने वाले थे पणिनि। पणिनि संस्कृत के बहुत बड़े
आचार्य हुआ करते थे। पणिनि के बारे में बचपन की एक कथा यह कहती है कि पणिनि पढ़ने में बहुत ही ढीले थे। इनकी पढ़ाई लिखाई इतनी बेहतर तरीके से नहीं होती थी, इनका मन भी पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा नहीं लगता था। और एक बार एक व्यक्ति ने इनका हाथ देखते हुए, एक ज्योतिषी ने इनका हाथ देखते हुए ये कह दिया था कि इस व्यक्ति के हाथों में पढ़ाई वाली रेखा ही नहीं है। इन्होंने चाकू से वो रेखा को बनाया और उसके बाद संस्कृत के प्रकांड विद्वान हुए। इसका मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि केवल पंखों से उड़ान होती है, हौसले भी हैं जो आपको उड़ाने का मादा रखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप जब मेहनत को ही अपना सहारा बना लेंगे, मेहनत पर ही पूरी तरह से निर्भर हो जाएंगे, तो फिर किस्मत को भी आपके सामने झुकना पड़ेगा। और ऐसा ही कुछ पणिनि ने किया था। आगे बढ़ते हैं हम, तो हमारे सामने चर्चा आती है कि महाभाष्य के लेखक कौन है, और इसका सही आंसर है महाभाष्य को लिखा है पतंजलि ने। आगे बढ़ते हैं हम, तो मालविकाग्निमित्रम नाटक के कौन है रचनाकार, तो इसका सही उत्तर है कालिदास ने लिखा है मालविकाग्निमित्रम को। आगे बढ़ते हैं हम, तो एक और प्रश्न है आदि पुराण के लेखक कौन है, और दोस्तों आदि पुराण के लेखक हैं जिनसेन, जिन्हें कहा जाता है अमोघ वर्ष, महावीराचार्य और सकटायन वगैरह तो थे ही। मेघदूत के लेखक कौन है, तो मेघदूत और अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, इन सब के जो कहानीकार हैं, इन सब के नाटक के रचयिता हैं वो कालिदास हैं। आगे चलकर औषधि शास्त्र पर लिखी गई प्रसिद्ध ग्रंथ है चरक संहिता के लेखक कौन है, और दोस्तों चरक संहिता के लेखक हैं चरक। सार्क नहीं है, ये चरक ही हैं। और चरक कनिष्क के दरबार में हुआ करते थे। कनिष्क एक कुषाण वंशी शासक थे, और कुषाण वंश के शासक कनिष्क के दरबार में मौजूद जो चरक थे, उन्होंने चरक संहिता लिखी। नागार्जुन ने सापेक्षता का सिद्धांत किया, इसीलिए नागार्जुन को कहा जाता है भारत का आइंस्टीन। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, और नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने भारत के एक बहुत ही जबरदस्त सिद्धांत को दिया जिसे सापेक्षता का सिद्धांत कहते हैं, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आगे चले, तो एक और क्वेश्चन है हमारे सामने, मिताक्षरा किस भारतीय लेखक द्वारा रचित पुस्तक है, और इसका सही आंसर है कि मिताक्षरा को लिखने वाले हैं विज्ञानेश्वर। बुद्धचरितम नामक महाकाव्य के रचयिता कौन है, और जैसा कि मैंने कहा बुद्धचरित और सौंदरानंद ये दोनों अश्वघोष ने लिखी है। अश्वघोष भी कनिष्क के दरबार में हुआ करते थे। आगे चलकर महान तमिल साहित्य शिल्पधिकारम के रचयिता कौन है, और महान तमिल साहित्य शिल्पधिकारम के रचयिता अगर कोई हैं तो उनका सही नाम है इलांगो आदिगल। इलांगो आदिगल हैं शिल्पधिकारम के रचयिता। पुस्तक राजतरंगिनी, इसके लेखक कौन हैं, और सबसे पहले हम लोगों ने उत्तर देखा कि कल्हण ही इसके लेखक हैं। तिरुक्कुरल, जिन्हें तमिल भूमि की बाइबल माना जाता है, इसके लेखक कौन है, और तिरुक्कुरल की बात जब हम करते हैं हमेशा याद रखिए संत तिरुवल्लुवर। संत तिरुवल्लुवर की भी कहानियां कमाल की हैं। इनका धैर्य इनके आभा मंडल को सुशोभित करता है। इनके व्यवहार में आने वाली वो सभी चीज़ें जो इनको महान बनाती हैं वो लिखी हुई हैं। स्वप्नवास दत्त, स्वप्नवास दत्त के लेखक कौन है, तो याद रखिए भास ने स्वप्नवास दत्त को लिखा है। अगर कोई पूछे कि ये बताइए गीत गोविंद के लेखक कौन है, तो गीत गोविंद के लेखक हैं जयदेव। बड़ी मज़ेदार सी बात यह है कि जब हमसे प्रश्न पूछा जाता है कि ये बताइए ये राजशेखर किसके दरबार में हुआ करते थे, तो दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब आती है। राजशेखर एक गुर्जर प्रतिहार राजा के दरबार में हुआ करते थे, और उस गुर्जर प्रतिहार शासक का नाम था महेंद्र पाल। तो गुर्जर प्रतिहार शासन में मौजूद राजशेखर ने काव्य मीमांसा लिखी है। मीमांसा एपिस्टेमोलॉजी बोलते हैं इसे, तो यह भी आपको याद रखना है। हर विलास की रचना किसने की है, तो हर विलास की रचना करने वाले भी राजशेखर ही हैं। हर विलास, काव्य मीमांसा वगैरह इन्होंने लिखी। गीत गोविंद के लेखक कौन, तो जयदेव। जयदेव जिसके दरबार में हुआ करते थे उस राजा का नाम था लक्ष्मण सेन, और ये वही राजा है जिसके ऊपर बख्तियार खिलजी ने हमला किया था, जिसने नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाया था। ठीक है, आगे बढ़े तो दोस्तों आगे चल करके महाभारत के रचयिता कौन है, तो महाभारत के रचयिता जो हैं, महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास हैं। महर्षि वेदव्यास के बारे में हम ये चर्चा करते हैं। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता था। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को लिखा है। रामायण के रचयिता कौन है, तो महर्षि वाल्मीकि हैं, और इनके नाम पर हाल ही में अयोध्या के एयरपोर्ट का नाम चेंज किया गया है, यह भी याद रखिएगा। रामचरितमानस के लेखक कौन हैं, तो आप सभी जानते हैं तुलसीदास जी रामचरितमानस को लिखे हैं। शाहनामा का लेखक कौन है, तो शाहनामा का लेखक है फिरदौसी, क्योंकि अबुल फजल ने जो किताब लिखी है उसका नाम है किताब उल हिंद।
किताब उल हिंद या किताब उल हिंद को ही कहा जाता है तहकीक ए हिंद। तहकीक ए हिंद। तहकीक ए हिंद। ठीक है, तो यह है कहा जाता है तहकीक ए हिंद। तो तहकीक ए हिंद या किताबुल हिंद। बाकी रही बात अकबर की, तो अकबर के बारे में अकबरनामा और बाबर के बारे में बाबरनामा। अकबर की जो अकबरनामा है, अकबरनामा को लिखा है अबुल फजल ने। नाम हुआ करता था लेखक का अबुल फजल, तो अबुल फजल। और बाबर की बाबरनामा को खुद बाबर ने लिखा है, तो बाबरनामा बाबर की आत्मकथा है। हालांकि आत्मकथा तुजुक बाबरी नाम से लिखी गई थी, बाद में जब इसको फारसी में ट्रांसलेट किया अब्दुल रहीम खाने खाना ने, तब इसका नाम बाबरनामा रखा गया है। क्लियर हुआ? तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट पोर्शन बनता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ करके अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, और वो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बाबरनामा या तुजुक बाबरी किसने लिखा था? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसको लिखा है बाबर ने खुद। देखिए यहां पर जो हमारे पास चर्चा है वो क्या है। सबसे पहले ये तुजुक ए बाबरी ही था, और तुजुक ए बाबरी को बाबर ने लिखा था। तुजुक ए बाबरी की भाषा हुआ करती थी चगताई तुर्की भाषा, और चगताई तुर्की भाषा में आत्मकथा को लिखा बाबर ने। तो दोस्तों ये बात याद रखिएगा। फिर उसके बाद अब्दुल रहीम खाने खाना, ये अब्दुल रहीम खाने खाना वही हैं जिन्हें हम अक्सर रहीम दास जी के नाम से जानते हैं। अब्दुल रहीम खाने खाना अकबर के नवरत्नों में से एक। तुजुक ए बाबरी का ट्रांसलेशन करते हैं बाबरनामा में, और बाबरनामा जिस भाषा में लिखी गई थी उसे कहते हैं फारसी। फिर ये एक बार फिर से ट्रांसलेट होती है, और इस बार ट्रांसलेट करने वाले का नाम था A.S. बेवरिज, और ये बाबरनामा को इंग्लिश में ट्रांसलेट करता है। तो बाबरनामा इन इंग्लिश किसने ट्रांसलेट की? तो बाबरनामा को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का काम है A.S. बेवरिज का। तो ये तीन चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं हमारे लिए, ठीक है ना। और मैं आपको ये भी बता दूं, अब्दुल रहीम खाने खाना कमाल के व्यक्तित्व थे। अकबर के दरबार में मौजूद भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन ये एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने बहुत सारे ऐसे समकालीन और सामाजिक दोहे लिखे हैं जो समाज पर आज भी फिट बैठते हैं। जैसे जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, तोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। या फिर रहीमदास जी के दोहों में, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो अब्दुल रहीम खाने खाना बहुत ही कमाल के व्यक्तित्व हुआ करते थे दोस्तों। इन्होंने महाराणा प्रताप के बारे में भी कहा था, धर रेसी रेसी उमर खपजा सी खुरसान, अमर विशंभर ऊपरो नीचो राखो रान। इसका मतलब ये होता है, मुझे नहीं पता कि खुरासन से आए हुए तुर्क कितने वर्षों तक इस धरती पर शासन करेंगे, लेकिन जब तक ऊपर देखने पर चांद और सितारे दिखेंगे आसमान में, तब तक महाराणा प्रताप तुम्हारा नाम लिया जाएगा। अब्दुल रहीम खाने खाना काफ़ी प्रभावित थे। आगे चलते हैं तो किताबुल हिंद का लेखक कौन है? और दोस्तों याद रखिए, किताबुल हिंद का लेखक कोई और नहीं बल्कि है अल बरूनी। दोस्तों थोड़ी देर पहले जो मैं चर्चा करके आपको बता रहा था, मैंने अबुल फजल के बारे में कहा था, ये अल बरूनी है जिसके बारे में आपको याद रखना है। अबुल फजल तो अकबरनामा का लेखक है, इसे प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए मैं यहाँ पर बेसिक बात बताता हूँ। 35वां प्रश्न आपके सामने, हुमायूं नामा के लेखक कौन है? और मैं आप सभी को ये बता दूं कि हुमायूं नामा के लेखक का नाम है दोस्तों गुलबदन बेगम, और इसमें सी ऑप्शन है नहीं, मैं बता देता हूं। गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन थी, बाबर की बेटी, ठीक है ना। तो जो बाबर है, बाबर की डॉटर यानी बाबर की बेटी, और बाबर की बेटी है गुलबदन बेगम। अकबर के शासनकाल में इसने हुमायूं नामा लिखी है, और अकबर के शासनकाल में इसने अकबर के अब्बा या हुमायूं की पूरी कथा लिखी है। तो अकबर के शासनकाल के दौरान हुमायूं नामा की रचना की गई है। अब आपके लिए एक प्रश्न आएगा, अकबरनामा या आईने अकबरी, इस पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है,
तो ये आपको बताना है। चलिए खैर, डियर स्टूडेंट्स, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसा कहते हैं कि सर प्लीज हमारे लिए ना आप थ्योरी पढ़ा दो सर। 180 घंटे की थ्योरी है मेरे बच्चों, 180 घंटे की थ्योरी YouTube पर मैं पढ़ा नहीं सकता, लेकिन कहीं ना कहीं तो आपको दे ही सकता हूं। एक किताब से भी सस्ते में एक बुक खरीदने जाओगे, वो आपको इससे ज्यादा महंगी मिलेगी। आप एक ईयरफोन खरीदने जाओगे, आपको इस कोर्स से ज्यादा महंगा मिलेगा। आप कुछ नहीं तो 3 लीटर दूध भी खरीदने जाओगे ना, तो आपको इस कोर्स से ज्यादा महंगा मिलेगा एक बार की खीर खाने के लिए। लेकिन मैं फिर भी बता दूं, एक डब्बे मिठाई से भी सस्ता इस दिवाली एक डिब्बा मिठाई, जो एक डिब्बा मिठाई है, एक डिब्बा मिठाई कम से कम नहीं तो 300 से 400 में मिलती है ना, इस 300 से 400 रुपए की मिठाई से भी सस्ता अगर आपको कोई गिफ्ट मिलने वाला है इस महीने, तो याद रखो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, स्टैटिक, जीके, ये पांचों के पांचों सब्जेक्ट डिटेल में पढ़ाए हैं। थ्योरी प्लस एमसीक्यूज, थ्योरी प्लस एमसीक्यूज डिटेल में पढ़ाए हैं। और मेरा बच्चा पार्टी, ये आप लोग पढ़ सकते हैं। याद रखिए, इसके लिए जो कूपन कोड है वो होगा Y263 समाधान वीडियो कोर्स, ध्यान रखिएगा। और हां, अगर मान लीजिए आप में से कोई ऐसा है जो पढ़ाई कर रहा है और पढ़ाई करने के दौरान उसको ये पता नहीं कि सर कैसे तैयारी करें, क्या तैयारी करें, एनटीपीसी, ये वो ताम झाम, मेरे दोस्तों गूगल पर जाकर अड्डा 24/7 सर्च करके देखो। जैसे ही आपने गूगल पे अड्डा 24/7 सर्च किया, आप यहां पर पहली वेबसाइट पे पहुंचे। द मोमेंट यू रीच्ड ऑन द फर्स्ट वेबसाइट, जैसे ही आप ये पहली वेबसाइट पर पहुंचे, पहली वेबसाइट पर पहुंचने के साथ ही आपको यहां पहुंचना है ऑल कोर्सेज पर, आपको जाना है एसएससी पर। और जैसे ही आप ऑल कोर्सेज में जाने के बाद एसएससी पर पहुंचे, रेलवेज पर पहुंचे, रेलवेज में आरआरबी एनटीपीसी पर पहुंचिए। जैसे ही आप एनटीपीसी पहुंचे ना, ये देखिए कल से शुरू होने वाला द्रोणाचार्य 3.0 24 अक्टूबर 2024, ये बैच आपके लिए है मेरे दोस्तों। ये देखो इसमें क्या क्या आपके पास फैसिलिटीज हैं। 338 टेस्ट सीरीज, 6 ई बुक्स में देखिए स्टेप बाय स्टेप भी है, रीजनिंग, समझ रहे हैं, आपके अपने विनय तिवारी सर की। और इसके अलावा यहां पर देखो आप पवन सर की किताबें हैं, अभिनंदन सर की किताबें हैं, पवन सर की तो 3 किताबें हैं। यहां पर आपको जिससे पढ़ना उससे पढ़िए, जीके जीएस। क्या दिक्कत है भैया मेरे दोस्तों, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बस याद रखो, ये जो बैच है, इस बैच का स्टडी प्लान नीचे मिलेगा। बिना स्टडी प्लान देखे बैच मत ले लीजिए। स्टडी प्लान देखिए, कौन सा फैकल्टी कब कौन सा टॉपिक पढ़ाएगा। और मेरे दोस्तों पहुंचना है अभी विनय सर की क्लास में, पर उसके पहले द्रोणाचार्य 3.0 जो है ये आपके रेलवे महापैक का ही हिस्सा है। तो रेलवेज में जब आप आरआरबी एनटीपीसी पहुंचोगे, आप देखो रेलवे का महापैक आपको ट्रिपल वैलिडिटी के साथ यहां पर दिख रहा है। और मैं आपसे कहता हूं, ऑनलाइन लाइव क्लासेस ये आपके सिलेबस को, आपके नोट्स को, आपके कॉन्सेप्ट्स को बढ़िया बिल्ड करेंगे। टेस्ट सीरीज ये जरूरी है आपके प्रैक्टिस के लिए, जितनी शानदार प्रैक्टिस उतना शानदार रिजल्ट। छत्रपति शिवाजी महाराज क्या कहते थे, जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। और याद रखिए, अगर दुश्मन छोटा है तो फिर युद्ध जीतने कोई मतलब नहीं। छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप महान क्यों हैं? क्योंकि इनके दुश्मन बड़े थे। टटपुंजियों को हरा करके कोई शेर नहीं बना है। लचित बोरफुकान सरायघाट के युद्ध में जब शेर बने तो उसके पीछे वजह यह थी कि उन्होंने औरंगजेब को हराया। समझ रहे हो? ऐसे छोटे मोटे को हरा करके कोई राजा बन भी गया तो क्या मतलब। राजा बनिए, एनटीपीसी क्रैक करिए, फिर आप बाकायदे गार्ड वगैरह बनिए ना। आप बढ़िया जो ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट होती है वो अचीव करिए। आप अपने परिवार में लाइव एग्जाम्पल बन जाइए। आपको देख करके माता पिता अपने बच्चों को एग्जाम की तैयारी करवाने लग जाएं। और मैं कह रहा हूं, चलो ठीक है, छोड़ो, 27 महीने की वैलिडिटी है। अगले 1 साल में तुम 2025 में एग्जाम क्रैक कर लेना। 27 महीने की वैलिडिटी आपकी 2026 तक जाएगी। अब ये जो 27 महीने की वैलिडिटी है, जो पिता अपने पुत्र या पुत्री को आपका एग्जाम्पल दे, उसी को अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर शेयर कर देना। बोलना, ले हम इससे पढ़ के पास हुए थे, तू भी इससे पढ़ के पास हो जा। पर याद रखो, ये सब तो आप करोगे तभी ना जब ये कोर्स आपके पास होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, Y263 कूपन कोड, ये आपके लिए सत्य सनातन वैदिक धर्म का कूपन कोड है। Y263 जैसे ही लगाया आपने, देखिए 1499 मात्र में 27 महीने की वैलिडिटी आपके सामने मौजूद है। तो फिर इसके लिए कुछ भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। याद रखो, बस आपके लिए एक ही नारा, एक ही नाम, कूपन कोड Y263 Y263 ये है, ठीक है।
कोई बात नहीं, राइमिंग नहीं बनी, आप हंस लीजिए। पर देखो दोस्तों, मुद्दा ये है डिस्काउंट इसी से मिलेगा, राइमिंग बने ना बने, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, ख्याल रखो। बहुत एनर्जी के साथ आप लोग मिलते हो, मतलब मज़ा आ जाता है। हमको तो लगता है हमारा आरबीसी बढ़ जाता होगा, है ना। चलो टेक केयर, सभी लोग पहुंचो अब विनय सर के सेशन में। सारे लोग, ये देखो विनय सर कुछ इतनी ही एनर्जी से एक भी एनर्जी कम नहीं होनी चाहिए, 1%। हाँ, पानी का ग्लास व्लास ले लो, क्योंकि पढ़ते पढ़ते प्यास ले आती है, मौसम बहुत अजीब हाफ गए होगे, कोई बात नहीं। सर हाफ नहीं रहे हैं, लेकिन तुम लोग हाफ गए होगे, मुझे पता है सर। ये लोग थक जाते हैं बैठे बैठे, और हम लोग ना यहाँ दिन भर बोलते बोलते नहीं थकते जितना ये लोग बैठे बैठे। क्योंकि हम कितना भी थके हो सर, जैसे ही स्टूडियो में एंटर करते हैं ना, नहीं, हमारी सहानुभूति आपके साथ है। हम 7-8 साल से यही कर रहे हैं। आप तो 7-8 महीने शुरू किए होंगे ज्यादा से ज्यादा, सही बात है ना। तो ठीक, कोई बात नहीं। बिल्कुल। देखो, पढ़ाई का मोमेंटम बनाने में समय लगता है। बिल्कुल। हम ये कह रहे हैं, मेहनत करने के लिए मेहनत करने वाली अवस्था में आने में समय लगता है। ऐसे नहीं है कि आप मेहनत करना आज से शुरू कर देंगे। अरे जिम जाइए, बॉडी बनाने की प्रक्रिया में आप एक दिन 15 किलो ही उठा पाएंगे, लेकिन यदि प्रैक्टिस करते रहे। हमारे पिताजी हमको एक बहुत अच्छी कहानी सुनाए थे। हमने एक हमारे गांव के दादाजी को एक भैंस अपने कंधे में उठा करके ले जाके नदी तक जाते हुए देखा। हम हैरान रह गए सर। हमने कहा, दादाजी इतना आपके अंदर शक्ति कैसे आई कि आप भैंस उठा लेते हैं कंधे में? तो उन्होंने बोला कि देखो, जिस समय ये पैदा हुई थी, छोटी सी थी, मैं इसको कंधे पे उठा लेता था, और तब से लेकर लगातार मैं हर दिन इसको कंधे पे उठा करके नदी तक लेकर के जाता था। आज वो भैंस बन गई है, साथ ही साथ मेरी शक्ति बढ़ गई है। एक दिन में भैंस नहीं उठती मेरे दोस्त। हमारे यहाँ एक कहावत है बघेली भाषा में, एक दिन का घी खाए पड़वा नहीं मोटाए। इसका मतलब एक दिन का घी पी जाने से कोई व्यक्ति हेल्दी नहीं हो जाता, उसके लिए समय लगता है। तो चलो मेहनत करो, जबरदस्त तरीके से तैयारी करो, तुरंत विनय सर की क्लास में पहुंचो। और भैया आप सभी को जय हिंद, जय भारत। रोज सुबह 9 और दोपहर 3 बजे मुलाकात होती है। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वरना कहां से मुलाकात होगी।